बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि आज की सबसे बड़ी खबर है कि पंजाब भी विफाक के नक्शे कदम पर सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी सरकारी मुलाजमीन को झंडी दिखा दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी कोई इजाफा नहीं होगा। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, अली बताएगा डिटेल। पंजाब हुकूमत आज नए माली साल 2020-21 का बजट पेश करने जा रही है और इस बजट में भी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बुरी खबर है कि पंजाब हुकूमत वफाक के नक्शे कदम पर इन मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं करने जा रही और पेंशनर्स की पेंशन में भी कोई इजाफा नहीं होगा। लेकिन इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने वफाक के बजट से पहले कुछ तजावीज़ तैयार की कि सरकारी मुलाजमीन जो ग्रेड 1 से 16 तक है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उसमें 10% का इजाफा तजवीज़ दिया गया, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए 5% इजाफे की तजवीज़ दी गई। लेकिन अब दूसरी तरफ जो तजवीज़ दी गई महकमा खजाना पंजाब की तरफ से कि क्यों ना ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 5% बढ़ा दी जाए और पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। लेकिन ये तमाम तजावीज़ वफाक की तरफ से मुस्तरद करते हुए कहा गया कि वफाकी हुकूमत जब सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रही तो पंजाब हुकूमत भी नहीं करेगा। लेकिन सिंध की हुकूमत की तरफ से तजावीज़ आई कि वो अपने बजट में सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा करने जा रही है। अब खतो खाल की बात करते हैं कि पंजाब का जो बजट है मुजमूई तौर पर उसका तखमीना क्या लगाया गया है। उसका तखमीना 22 खरब 40 अरब रुपये लगाया गया, जो रवा माली साल के नजर सानी शुदा बजट 18 खरब रुपये से 23% जायद बताया जा रहा है, क्योंकि रवा माली साल में पंजाब हुकूमत ने जब बजट पेश किया तो उसका मजमूई तौर पर हुजम 23 खरब था, लेकिन वो रवा माली साल के दौरान उसको रिवाइज किया तो रिवाइज होने के बाद 18 खरब रुपये के जो अदाद शुमार हैं वो सामने आए और 18 खरब के बाद अब नए माली साल में 22 खरब 40 अरब रुपये का बजट वो पेश किया जाएगा। अब इस बजट में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में किन सेक्टर्स को टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है, किन सेक्टर को टैक्स में लाया जा रहा है। और अब जो नया टैक्स हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया गया वो ये है कि जितने भी हॉलिंग राइड सर्विसेज हैं और जिसमें ऊबर आती है, करीम आती है और प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात देते हैं, उनके ऊपर 4% जो टैक्स से लगाने की तजवीज़ वो आज पंजाब असम्बली में पेश की जा रही है और ये एक नया टैक्स है। इसके अलावा जितने भी टैक्स रिलीफ के हवाले से कहा जा रहा था कि 56 अरब रुपए रेवेन्यू का टैक्स हुकूमत पंजाब दे रही है, तो उसमें मुख्तलिफ सूबाई सेल टैक्स हैं, उसमें महसूलात का हदफ भी कम किया और साथ वो टैक्स से छूट भी दी गई। और टैक्स छूट किसको दी गई? उसमें हेल्थ सेक्टर्स है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, लेज़र क्लिनिक हैं, उनको ज़्यादातर टैक्स छूट जो है वो दी गई, मुकम्मल 100% रियायत दी गई, जबकि जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं और रेस्टोरेंट्स इन पर 16% जो सेल टैक्स मुकर्रर किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से पिछले माली साल रवा माली साल में वो बरकरार रहेगा। लेकिन उसमें भी 2 तजावीज़ आगे शामिल की गई हैं कि अगर कोई शहरी जो रेस्टोरेंट पे जाता है तो वो ऑन पेमेंट कैश करता है तो उस पर 16% टैक्स होगा और अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सहारा लिया जाता है तो उस पर 5% टैक्स जो है वो तजवीज़ दी गई है, जो कि आज पंजाब असम्बली से मंजूर ली जाएगी। और इसके अलावा शादी हाउस, प्रॉपर्टी डीलर्स और इसके अलावा जो शामियाने लगाने वाले हैं, लेज़र क्लिनिक्स हैं, फिटनेस क्लब हैं और दीगर जिन पर सर्विसेज के माध्यम में सेल टैक्स लगाया जाता है उनको 10% जो है डिस्काउंट दिया गया है, उस पर रियायत दी गई है और 5% टैक्स। वज़ीर सेहत पंजाब यासीन राशिद का कहना है कि लाहौर कोरोना केसेस का गढ़ बन रहा है। कल रात 12 बजे लाहौर के कई इलाकों को बंद कर दिया जाएगा, जिनमें शाहदरा, शादबाग, गुलबर्ग, हरबंसपुरा, निश्तर टाउन, इकबाल टाउन में भी कुछ इलाकों को बंद कर दिया जाएगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से लाहौर के मुतासरा इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। वो लाहौर है, जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स है वो है शादरा, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज्यादा है, को भी बंद कर दिया जाएगा। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है। कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास में मुल्क के 20 शहरों में तशवीशनाक हालत बताई गई है। तशवीशनाक शहरों में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात तशवीशनाक हालत बताई गई है और इन तशवीशनाक शहरों में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला और रावलपिंडी भी शामिल हैं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर दोस्त मोहम्मद फैजी कराची के हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। वो चंद रोज से हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। दोस्त मोहम्मद फैजी साबिक वजीर आला गौस अली शाह की काबीना के रुकन थे और वो शायर भी थे। आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर दोस्त मोहम्मद फैजी कराची के हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। पीटीआई के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शाह फैसल कोरोना का शिकार हो गए। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद शाह फैसल ने खुद को घर में ही करंतना कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं पीटीआई के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं शाह फैसल, जो कि कोरोना का शिकार हो गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शाह फैसल ने खुद को घर में ही करंतना कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। चेयरमैन ओगरा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर सीनियर अफसरान को 17 जून को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। चेयरमैन ओगरा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर सीनियर अफसरान को 17 जून को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। एएसआई जाहिद के हमरा दर्जनों बाइकर की केनाल रोड पर हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की वीडियो सामने आ गई है। एएसआई जाहिद घोड़ा दौड़ा रहा है, जबकि तांगे और मोटरसाइकिलों पर सवार नौजवान पिस्तौल से फायरिंग कर रहे हैं। एसपी कैंट का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। इसी वजह से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बताएगा, कह तो दिया गया है कि एक्शन लिया जाएगा, मगर कब तक कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, अब वीडियो मंजराम पर अभी अब देख रहे हैं कि पुलिस हुकाम की जानिब से अपने ही थानेदार के खिलाफ अब कार्रवाई की जाती है, लेकिन वाकया जो है वो जुल्म मोड़ के करीब पेश है, जहाँ पर एएसआई जाहिद है जो कि अपने दीगर मोटर सवार साथियों के हमरा हुल्लड़बाजी कर रहा है और उसके साथ साथ जो मोटर सवार मुल्जमान है वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस एहलकार की मौजूदगी में ये लोग हवाई फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये उसके साथी बताए जा रहे हैं। पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि वाकया 2 रोज कबल ये हरबंसपुरा के इलाके में पेश है, जहाँ पर मोटर सवार मुल्जमान है जो कि पहले तो घोड़े उड़ा रहे, उसके साथ साथ हुल्लड़बाजी कर रहे और हवाई फायरिंग कर रहे। अलबत्ता इस वक्त सीसीटीवी लाहौर की जानिब से नोटिस दिया गया, जिनका कहना है कि एसपी कैंट को हदायत जारी की गई है जल्द से जल्द मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है आबिद, शुक्रिया आपका। सिंध असम्बली में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के वालिद और मुमताज़ दानिश्वर प्रोफेसर वारिस मीर के हक में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि सिंध असम्बली का ये ऐवान पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और सहाफ़त के उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद वारिस मीर को जमहूरियत, इंसानी हुकूक, आज़ादी सहाफ़त और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए गिरां कदर खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करता है। यह ऐवान हाल ही में कुछ अनासर की तरफ से महज सियासी इख्तिलाफात की वजह से प्रोफेसर वारिस मीर के हुबुल वतनी पर उठाए गए सवालात और अंदाज़े बयां की शदीद मजम्मत करते हुए वाज़े करना चाहता है कि सच बोलने वाले अहले फ़िक्र और दानिश्वर और सियासतदानों को गद्दार करार देने की रिवायत ने पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान पहुँचाया है और अब इस रिवायत को ख़त्म होना चाहिए। प्रोफेसर वारिस मीर ने तमाम उम्र कायदे आज़म के उसूलों के मुताबिक अपने कलम के ज़रिए तामीरी तनकीद का रास्ता इख्तियार किया, लिहाजा आज सिंध असम्बली का ये ऐवान एक दफ़ा फिर उस अज़्म का इआदा करता है। हमेशा आज़ादी सहाफ़त का दिफा करेंगे और इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए गद्दारी और कुफ्र के फतवों की मज़ाहमत करेंगे। यह ऐवान 9 जून 2020 को पंजाब असम्बली की तरफ से प्रोफेसर वारिस मीर के हक में मंजूर करदा करारदाद की तायद करते हुए ये मुतालबा दोहराता है कि गुज़िश्ता साल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के करीब वारिस मीर से मंसूब अंडरपास का नाम बदलने के फैसले पर नज़रसानी की जाए और इसे दोबारा वारिस मीर से मंसूब किया जाए। कराची में कासिम टेक्सटाइल के बाहर मुलाजमीन ने जबरी बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज कर दिया और 8 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको अपडेट करें, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कराची में कासिम टेक्सटाइल के बाहर मुलाजमीन ने जबरी बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज किया है, जबकि पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया है। हमारे नुमाइंदे समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। समर, बताइएगा, एहतजाज पर लाठी चार्ज कर दिया गया? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये मलीर शाह लतीफ का इलाका है, जहाँ पे कासिम टेक्सटाइल के बाहर मुलाजमीन को जबरी जब निकाला गया तो उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पुलिस पहुंची और मुजाहिरीन के दरमियान तलकलामी हुई, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया
اور اس دوران جو ہے 8 مظاہرین کا بتایا جا رہا ہے، پولیس نے تصدیق کی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ حکومت سندھ کی جانب سے کرونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کسی بھی ملازم کو جبری نہیں نکالا جا سکتا۔ اس حوالے سے جو ہے پولیس نے یہاں پہ لاٹھی چارج کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ان مظاہرین کو، جبکہ دوسری جانب سول انتظامیہ کے کوئی بھی نمائندہ یہاں نہیں پہنچا۔ جی ٹھیک ہے سمر، شکریہ آپ کا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کو فارغ کرنے کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر کے 23 جون کو جواب طلب کر لیا۔ ملازمین کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے باہر احتجاج بھی کیا گیا۔ اسی حوالے سے ظفر سومرو کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان سٹیل مل کے 9350 ملازمین کو فارغ کرنے کے خلاف سماعت ہوئی۔ درخواست نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سٹیل ملز کو پرائیویٹ کرنے سے پہلے معاملہ کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI میں لایا جائے گا۔ وفاقی حکومت کو سٹیل ملز اور ملازمین سے متعلق غیر قانونی اقدام سے روکا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سٹیل ملز کے معاملے پر سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے، اب سندھ ہائی کورٹ اس درخواست کی سماعت کرنے کی مجاز نہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ ملازمین کی برطرفی کا ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ معاملے کی تصدیق کے لیے پہلے اٹارنی جنرل آفس سے پوچھ لیتے ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 23 جون کو جواب طلب کر لیا۔ دوسری جانب ملازمین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر سندھ ہائی کورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ مزدوروں کا معاشی قتل بند کرو، بند کرو۔ پولیس اور کورٹ سٹاف نے ملازمین کو ہائی کورٹ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ کیمرہ مین شوکت کے ہمراہ ظفر سومرو، 24 نیوز کراچی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے FIA کو سینتھیا رچی کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جہانگیر آوان نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سینتھیا رچی نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، رحمان ملک اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر الزامات عائد کیے تھے اور آج اسلام آباد کی مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں پہ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ جن لوگوں کو دل کی تکلیف ہو وہ فوری طور پر، چونکہ منٹ قیمتی ہوتے ہیں اس علاج کے لیے، ان لوگوں کے بہترین مفاد میں کراچی کے 12 مختلف مقامات پر ایسے چیسٹ پین یونٹس کو قائم کیا گیا ہے تاکہ پیشنٹ کو فوری طور پر لایا جائے، جو امیڈیٹ طبی امداد ہے اس کو دی جائے، اور جب وہ سٹیبلائز ہو جائے اس کے بعد اس کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس فیسلٹی سے مستفید ہو رہے ہیں اور سارے پاکستان سے وہ پیشنٹس آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سندھ حکومت کی، سندھ کی عوام کی خدمت ہے سارے پاکستان کے لیے۔ وہ جناح اسپتال جس کا بہت برا حال ہوتا تھا ایک زمانے میں، آج وہ ایک مختلف پکچر شو کرتا ہے، چاہے اس کا ایمرجنسی کا ایریا ہو، چاہے اس کا ریڈیولوجی کا ایریا ہو، چاہے اس کا گائنی کا وارڈ ہو یا اس کا جنرل وارڈ ہو، ہر جگہ بہتری آئی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو سندھ حکومت نے بڑا متحرک انداز سے اس اسپتال کی بہتری کے لیے استعمال کیا، اور آج الحمدللہ جو ہماری سائبر نائف فیسلٹی ہے، میرا مذاق اڑاتے ہیں لوگ جب میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ میں تو بحیثیت پاکستانی اس چیز پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ سندھ حکومت کا کارنامہ ہے یا کس کا کارنامہ ہے، بٹ بحیثیت پاکستانی میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ بیرون ملک سے مقیم پاکستانی اس سائبر نائف فیسلٹی میں آئے ہیں اور ان کا مفت علاج ہوا ہے۔ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ صرف مذاق اڑا پائیں گے، وہ صرف تنقید کر پائیں گے، صرف بات کر پائیں گے، لیکن میں شواہد پیش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے، کس سال، کس تاریخ، کس سلسلے میں کون سا شخص دبئی سے، شارجہ سے، سعودی عرب سے، یمن سے، کویت سے، عمان سے، ساؤتھ افریقہ سے، UK سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، بلوچستان سے یہاں پر آیا اور مستفید ہوا۔ وہ علاج جو کہ دنیا میں جس کی لاگت $50,000 سے $90,000 پر پیشنٹ اخراجات ہیں اس کے، وہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے سندھ میں، ہمارے کراچی میں واقع ایک ہسپتال میں مفت ہوتے ہیں۔ یہ ہے انسانی خدمت، کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے،
کوئی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، انسانی خدمت ہے. اور بحیثیت پاکستانی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لے رہی ہے، کون لے رہا ہے. بحیثیت پاکستانی ہمارے سروں کو فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے ادارے کام کر رہے ہیں جس سے لوگ بہترین انداز سے مستفید ہوتے ہیں. اور تیسرا اسپتال NICH ہے. موجودہ حالات میں ان کا بجٹ جو میں نے آپ کو بتایا 2011 میں ان تینوں اسپتالوں کا ملا کے غالباً کوئی 1 ارب روپے تھا. آج تقریباً 15 سے 16 ارب روپے آپ کی سندھ حکومت ان اسپتالوں پر خرچ کرتی ہے. 15 سے 16 ارب. نتیجہ کیا ہے کہ پشاور ہو، کوئٹہ ہو، رحیم یار خان ہو، لاہور ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، لزبیلا ہو، خیرپور ہو، حیدرآباد ہو، تھرپارکر ہو، لوگوں کو قریب قریب جگہوں پہ اپنے شہر، اپنے گھروں سے قریب، تاکہ جن لوگوں کو دل کی تکلیف ہو وہ فوری طور پر، چونکہ منٹ منٹ قیمتی ہوتے ہیں اس علاج کے لیے، ان لوگوں کے بہترین مفاد میں کراچی کے 12 مختلف مقامات پر ایسے چیسٹ پین یونٹس کو قائم کیا گیا ہے تاکہ پیشنٹ کو فوری طور پر لایا جائے، جو امیڈیٹ طبی امداد ہے اس کو دی جائے، اور جب وہ سٹیبلائز ہو جائے اس کے بعد اس کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس فیسلٹی سے مستفید ہو رہے ہیں اور سارے پاکستان سے وہ پیشنٹس آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ سندھ حکومت کی، سندھ کی عوام کی خدمت ہے سارے پاکستان کے لیے. وہ جناح اسپتال جس کا بہت برا حال ہوتا تھا ایک زمانے میں، آج وہ ایک مختلف پکچر شو کرتا ہے. چاہے اس کا ایمرجنسی کا ایریا ہو، چاہے اس کا ریڈیولوجی کا ایریا ہو، چاہے اس کا گائنی کا وارڈ ہو یا اس کا جنرل وارڈ ہو، ہر جگہ بہتری آئی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو سندھ حکومت نے بڑا متحرک انداز سے اس اسپتال کی بہتری کے لیے استعمال کیا، اور آج الحمدللہ جو ہماری سائبر نائف فیسلٹی ہے، میرا مذاق اڑاتے ہیں لوگ جب میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ میں تو بحیثیت پاکستانی اس چیز پر فخر محسوس کرتا ہوں. میں یہ نہیں سوچتا کہ سندھ حکومت کا کارنامہ ہے یا کس کا کارنامہ ہے، بٹ بحیثیت پاکستانی میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ بیرون ملک سے مقیم پاکستانی اس سائبر نائف فیسلٹی میں آئے ہیں اور ان کا مفت علاج ہوا ہے. جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ صرف مذاق اڑا پائیں گے، وہ صرف تنقید کر پائیں گے، صرف بات کر پائیں گے، لیکن میں شواہد پیش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے، کس سال، کس تاریخ، کس سلسلے میں کون سا شخص دبئی سے، شارجہ سے، سعودی عرب سے، یمن سے، کویت سے، عمان سے، ساؤتھ افریقہ سے، UK سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، بلوچستان سے یہاں پر آیا اور مستفید ہوا. وہ علاج جو کہ دنیا میں جس کی لاگت $50,000 سے $90,000 پر پیشنٹ اخراجات ہیں اس کے، وہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے سندھ میں، ہمارے کراچی میں واقع ایک ہسپتال میں مفت ہوتے ہیں. یہ ہے انسانی خدمت. کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، انسانی خدمت ہے. اور بحیثیت پاکستانی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی لے رہی ہے، کون لے رہا ہے. بحیثیت پاکستانی ہمارے سروں کو فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے ادارے کام کر رہے ہیں جس سے لوگ بہترین انداز سے مستفید ہوتے ہیں. اور تیسرا اسپتال NICH ہے. موجودہ حالات میں ان کا بجٹ جو میں نے آپ کو بتایا 2011 میں ان تینوں اسپتالوں کا ملا کے غالباً کوئی 1 ارب روپے تھا. آج تقریباً 15 سے 16 ارب روپے آپ کی سندھ حکومت ان اسپتالوں پر خرچ کرتی ہے. 15 سے 16 ارب. نتیجہ کیا ہے کہ
पेशावर हो, क्वेटा हो, रहीम यार खान हो, लाहौर हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, लसबेला हो, खैरपुर हो, हैदराबाद हो, थरपारकर हो, लोगों को करीब करीब जगहों पे अपने शहर, अपने घरों से करीब एक मशरूत हुक्म इम्तना वापस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी स्कैंडल केस 19 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। काश्तकारों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हुई। हुकूमत ने काश्तकारों के केस में फरीक बनने की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब 70 रुपए किलो में चीनी दस्तयाब नहीं तो फिर हुक्म इम्तना कैसा। तो आपको बता रहे हैं कि मशरूत हुक्म इम्तना वापस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी स्कैंडल केस 19 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शहर कायद कराची में चीनी की कीमतों में कमी ना होने पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाए। कि जो चीज़ कम होती है, महंगी होती है, उनको जो है वो स्टॉक में रखते हैं, फिर बाद में इसको महंगी चीज़ें दाम बेचते हैं। तो हुकूमत है ना, हम थोड़ी, हमारे हाथ में थोड़ी है, हमें आएगा हम 2 पैसे रख के बेचेंगे और क्या कर सकते हैं। चीनी अभी चल रही है 80 रुपये भी चल रही है, कोई 85 रुपये भी बेच रहा है, और बाकी रिटेल में जो 85 रुपये बिक रही है। नहीं कोई अमल नहीं हो रहा। फिलहाल तो 77 रुपये हम लोगों को मिल रही है, फिर आगे हम लोग भी लाजमी 80-85 बेचेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए मुकर्रर की गई, मगर फैसलाबाद में कहीं भी 70 रुपए चीनी फी किलो के हिसाब से नहीं मिल रही। शहरी कहते हैं 80 से 85 रुपए में चीनी फी किलो फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से बताएंगे राना फजील अहमद। जी फजील। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया कि 70 रुपये चीनी का फ़ी किलो रेट होगा, लेकिन शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट में कहीं भी 70 रुपये चीनी का रेट नहीं है। दुकानों पर जाते हैं तो वहाँ पर लिस्टें ज़रूर मिलती हैं कि 70 रुपये चीनी का रेट है, लेकिन वहाँ पर चीनी होती नहीं, और जहाँ पर चीनी मिलती है वहाँ पर 80 रुपये या 85 रुपये चीनी का रेट है। गोल करियाना बाज़ार के सदर और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम बल्ली मेरे साथ मौजूद है। कीमती रेट जो है ना जी, वो है 78 रुपीज़। 70 रुपये ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये 70 रुपये में जब तक अगली तारीख पेशी नहीं आती उस वक्त तक इसको दें। हमारा मुतालबा ये है कि मिलों वालों से हमें 70 में ले दें, हम 70 में बेचने को तैयार हैं, जो कल हमने किया भी है। कल 1000 थैला फैसलाबाद में आया जो कि हमने 70 रुपये में बेचा है। अब ये मुमकिन नहीं है कि हम 76 या 75 में चीनी लेके 70 में उसको बेच सकें, ना ही इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकते। शहरियों की जानिब से भी देखने को आया कि उनको ये मुश्किलात हैं कि हुकूमती रेट पर चीनी नहीं मिल रही। दूसरी जानिब जो ताजर तबका है, दुकानदार हैं, उनको ये मुश्किल है कि महंगी चीनी लेकर वो सस्ती कैसे सेल करेंगे। तो ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो हमें चीनी उस रेट पर लेके दें। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खारियां से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के हवलदार मोहम्मद असलम शहीद की आज 55वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद असलम ने 15 जून 1965 को ईस्ट बंगाल में वतन दुश्मनों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। इस हवाले से बता रहे हैं सैयद तनवीर नकवी। जी तनवीर। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाक फौज के बहादुर सपूत अपनी जानों का नजराना पेश करके मादरे वतन पर कुर्बान होते चले आ रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ हवालदार मोहम्मद असलम के घर, जो कि 15 जून 1965 में इस बंगाल के मकाम पर दुश्मन से जंग करते हुए जो है वो शहादत के रुतबे पर फायज हुए। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनके नवासे, उनसे पूछते हैं। जो शहीद होते हैं उनकी कमी तो सारी जिंदगी इंसान पूरी नहीं कर सकता। नाना अबू को आज उनकी 55 जो है वो बरसी है। नाना अबू ने जिस बहादुरी के साथ, जिस जुर्रत के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया, आज भी हमें उस पर फख्र है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी नवासे की कि शहीद का नवासा जो है उसका अज़म जवान है, जबकि वालिदैन को भी अपने बेटे की शहादत पर नाज है, और उनका ये कहना है कि अगर हमारे 10 बेटे भी होते तो वो भी हम बहादुर। महकमे ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीम्स मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। अब तक 2,87,976 स्क्वायर किलोमीटर रकबा पर सर्वे किया जा चुका है, जबकि 6,230 मुरबा किलोमीटर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। सुबह पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2.02 लाख एकड़ पर सर्वे किया गया। अब तक सूबे भर में 1.5 करोड़ एकड़ पर सर्वे और 3.7 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। सुबह सिंध में पिछले 24 घंटों में 1,20,093 एकड़ पर सर्वे किया गया और 3 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी कंफर्म होने पर
1235 एकड़ पर इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही है। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।